हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील शास्त्री एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फ्लोरा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या है, वाई डेमोक्रेसी एंड वाई डू वी नीड डेमोक्रेसी, और हमको डेमोक्रेसी की नीड क्यों है। तो बेसिकली अगर हम बात करें एक कंट्री को या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमको एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है और उसी सिस्टम को हम गवर्नमेंट कहते हैं। तो गवर्नमेंट जो होती है वो दो तरह की होती है, एक हमारी जो होती है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और एक हमारी जो होती है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अगर हम बात करें वर्ड डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी वर्ड जो है वो ग्रीक भाषा के दो वर्ड से मिलकर बना है। एक डेमोस जिसका मतलब होता है पीपल और एक क्रेटोस का मतलब होता है पावर या फिर रूल करना। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। तो डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिनमें जो रूलर होता है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। सिटीजन कैन चूज देयर रूलर। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में जो सिटीजन होते हैं वो अपने रूलर को खुद चुन सकते हैं। अब्राहम लिंकन सैड डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जो है वो एक तरह की गवर्नमेंट है। और कैसी गवर्नमेंट है? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए होती है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें लोगों के पास कोई भी राइट नहीं होता है अपने रूलर को या फिर अपने लीडर को चुनने का। तो सच अ गवर्नमेंट विच इज़ नॉट मेड अकॉर्डिंग टू द सिटीजन एंड सिटीजन्स डू नॉट हैव द राइट टू चूज देयर रूलर और लीडर, मतलब जिसमें उसका रूलर या फिर लीडर चुनने का लोगों के पास कोई भी अधिकार या फिर राइट नहीं होता है, ऐसी गवर्नमेंट को नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कंट्री है म्यांमार। तो म्यांमार में बेसिकली क्या था, 1962 के बाद में क्या हो रहा है, वहाँ पर आर्मी रूल करती है। और क्या हो रहा है कि जो आर्मी का जो लीडर है उसी को वहाँ का उस कंट्री का जो रूलर है वो इलेक्ट कर दिया जाता है, सिलेक्ट कर दिया जाता है। सिटीजन्स डिड नॉट वोट हिम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों ने इसमें वोट डाला था। एक्चुअल में वो अपने डिक्टेटरशिप की वजह से वहाँ का रूलर बन गया, लेकिन लोगों ने इसमें किसी भी तरह का वोट नहीं डाला था। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो डेमोक्रेसी नहीं है। ये जो कंट्री है ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल चिले का। तो चिले में जो बिनोजे थे वो एक डिक्टेटर थे और वहाँ पर चिले में क्या था, डिक्टेटरशिप बेसिकली वहाँ पर थी। लेकिन बिनोजे जो है वो वॉज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, उनको लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किया गया था। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि यहाँ भी जो है वो डेमोक्रेसी नहीं है। सऊदी अरबिया में क्या था, मोनार्की सिस्टम था सऊदी अरबिया में। तो मोनार्की सिस्टम बेसिकली क्या होता है, आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग प्रिंस बिकम्स द नेक्स्ट रूलर, नेक्स्ट किंग या फिर नेक्स्ट रूलर। तो मोनार्की सिस्टम क्या है कि राजा की मृत्यु के बाद में उसका जो प्रिंस होता है वो नेक्स्ट रूलर बेसिकली बन जाता है। किंग्स रूल्स इन सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया में क्या होता है, किंग्स जो होते हैं वो रूल करते हैं। इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली मीन दैट आर इलेक्टेड बाय द पीपल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे जो राजा रूल कर रहे हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं, बल्कि वहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो क्या शासन व्यवस्था है, दे रूल बिकॉज दे हैव बॉर्न इन रॉयल फैमिली। मतलब ये कि जो भी व्यक्ति रॉयल फैमिली में जो भी पैदा होता है वो वहाँ का जो रूलर होता है वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। मतलब जो वंशानुगत शासन हम जिसको कहते हैं वो बेसिकली वहाँ पर चलता है। किंग के बाद उनका जो प्रिंस होता है वो वहाँ का राजा बनता है। तो अगर हम कहें कि ये जो मोनार्की सिस्टम है ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो बिल्कुल नहीं, ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी क्या है, तो डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए हुए लीडर या फिर रूलर के द्वारा जिसमें शासन किया जाता है, ऐसी गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। और नॉन डेमोक्रेसी कहाँ पर होती है, इन विच पीपल हैव नो राइट टू इलेक्ट देयर लीडर, जिसमें लोगों को अपने लीडर को चुनने का कोई भी राइट नहीं होता है। ऐसी गवर्नमेंट को हम नॉन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट कहते हैं। लेकिन हम ऐसा कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा कंट्री डेमोक्रेटिक है और कौन सा कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक है? तो इसको समझने के लिए हम समझेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं। तो डेमोक्रेसी का जो फर्स्ट फीचर है, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट
विद दोज हु इलेक्टेड बाय द पीपल। फाइनल जो पावर रहती है वो किसके हाथ में रहती है? वो उसके हाथ में रहती है जो लोगों के द्वारा ये उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके हाथ में फाइनल जो पावर है वो रहती है। अब डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी का ऐसा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन डेमोक्रेसी में होना चाहिए। Where those currently in power have a fair chance of winning। जहाँ पर पूरे चांसेस रहते हैं और कोई भी व्यक्ति परमानेंट लूजर या फिर कोई परमानेंट जो विनर है वो नहीं होता है। In a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value। तो डेमोक्रेसी में बेसिकली क्या है कि जितने भी एडल्ट सिटीजन हैं जिनको वोट डालने का राइट होता है, 18 एबव जो भी सिटीजन है जिनको वोट डालने का होता है, उनके चाहे वो कोई भी हो उसके जो वोट की जो वैल्यू है वो 1 ही काउंट होती है। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सारी जो पार्टियां होती हैं उनको फ्रीली इंडिपेंडेंट होती है कि वो क्या कर सकते हैं, वो अपोज कर सकते हैं दूसरी पार्टी को। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो लास्ट जो फीचर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कि इसमें क्या है, इसमें भैया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी है कि चाहे तो कोई भी पार्टी हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सभी के जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं, फंडामेंटल जो फ्रीडम है वो कैसी होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए। चाहे तो कोई व्यक्ति अनपढ़ हो और चाहे तो कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, हर व्यक्ति को बराबर का राइट है, इक्वालिटी है कि वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं, डेमोक्रेसी के फीचर्स बेसिकली क्या क्या होते हैं। तो डेमोक्रेसी को समझने के लिए पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान में क्या था, पाकिस्तान के जो पीएम थे वो नवाज शरीफ थे उस समय, और जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे वो आर्मी के एक लीडर थे अक्टूबर 1999 के अंदर। और उन्होंने क्या किया, ही ओवरथ्रो द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। उन्होंने क्या किया, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, मतलब जो नवाज शरीफ थे पीएम थे उस समय, उनको क्या कर दिया, उन्होंने ओवरथ्रो कर दिया, उन्होंने उसको सत्ता से हटा दिया। एंड ही डिक्लेयर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। और उन्होंने अपने आप को कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव जो था वो डिक्लेयर कर दिया। इन 2002 ही चेंज्ड हिज पोजीशन टू प्रेसिडेंट। और 2002 में उन्होंने क्या किया, अपनी जो पोजीशन थी वो चीफ एग्जीक्यूटिव से प्रेसिडेंट में उन्होंने क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया। देन हेल्ड अ रेफरेंडम 5 ईयर एक्सटेंशन। और उसके बाद वो क्या करते हैं, उन्होंने एक रेफरेंडम जारी किया। तो रेफरेंडम बेसिकली क्या होता है, रेफरेंडम में जो पब्लिक होती है उनका ओपिनियन पूछा जाता है कि करंट में जो भी व्यक्ति सत्ता में है, जो पोजीशन में है, वो उसका कार्यकाल जो है वो बढ़ाया जा सकता है या फिर नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो रेफरेंडम का जो रिज़ल्ट आता है वो पॉजिटिव आता है, मतलब 97% जो वोट होते हैं वो परवेज़ मुशर्रफ को मिलते हैं। और उसमें ये कहा जाता है कि परवेज़ मुशर्रफ को आने वाले 5 साल के लिए और राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। लेकिन मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट सेड रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन मैल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। तो जो मीडिया वगैरह है वो क्या कहती है कि जो रेफरेंडम जो हुआ है वो कैसे हुआ, वो मेल प्रैक्टिसेस से हुआ है, मतलब गलत प्रैक्टिसेस से हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ या घोटाला हुआ है और उसमें क्या हो रखा है, फ्रॉड हुआ है। इसलिए बाकी जो मीडिया या ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया। इसके लिए परवेज़ मुशर्रफ क्या करते हैं, उन्होंने 2002 में, अगस्त 2002 में ही इश्यूड लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर्ड अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद वो क्या करते हैं, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट करते हैं और एक लीगल फ्रेमवर्क जारी करके, और क्या किया उन्होंने, जो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट थी उसको
परमानेंट कर देते हैं 2002 के अंदर। अब क्या है ये लीगल फ्रेमवर्क? अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबली। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या है कि प्रेसिडेंट को पूरा का पूरा राइट होता है कि वो नेशनल असेंबली या फिर प्रोविजनल असेंबली जो है उसको डिसमिस कर सकता है। मतलब पूरी की पूरी जो पावर होती है बेसिकली डायरेक्टली रूप से परवेज़ मुशर्रफ या फिर वहाँ के जो राष्ट्रपति है उनके हाथ में आ जाती है। द वर्क ऑफ सिविलियंस कैबिनेट सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर। तो वहाँ की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वो डोमिनेट की जा रही है भैया किसके द्वारा? वहाँ का जो मिलिट्री ऑफिसर है। कहने का मतलब क्या है कि पूरी की पूरी जो पावर थी, अब पाकिस्तान की पूरी पावर थी वो मिलिट्री ऑफिसर और जो परवेज़ मुशर्रफ जो प्रेसिडेंट वहाँ के थे उनके हाथ में आ जाती है। आफ्टर पासिंग दिस लॉ द इलेक्शन हेल्ड टू द नेशनल एंड स्टेट असेंबली। और उसके बाद में क्या होता है, इस लॉ के पास होने के बाद में नेशनल और स्टेट असेंबली में क्या होता है, इलेक्शन कराए जाते हैं। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर। और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके पास कुछ पावर होती है, बट लेकिन जो फाइनल जो पावर होती है वो किसके हाथ में रहती है? वो मिलिट्री ऑफिसर्स और जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ हैं उनके हाथ में रहती है। कहने का मतलब क्या है कि पूरी की पूरी जो पावर है वो किसके हाथ में हो गई? वो राष्ट्रपति या फिर मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में आ जाती है। डेमोक्रेसी का जो पहला हमारा जो फीचर है वो क्या कहता है कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेज विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। जो फाइनल जो पावर है वो किसके हाथ में रहनी चाहिए? वो उनके हाथ में रहनी चाहिए जो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए हैं। लेकिन यहाँ लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में कुछ ही पावर है। मोस्ट जो मेन जो पावर है वो किसके हाथ में? जनरल परवेज़ मुशर्रफ और ऑफिसर्स जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनके हाथ में है। तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं चाइना का। तो चाइना में बेसिकली क्या है, इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। चाइना में एवरी 5 ईयर हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट क्वांगो रेनमिन दियाविया दाऊ। ये वहाँ की जो पार्टी है, जो नेशनल पार्टी है उसका यहाँ पर नाम है। इसको हम कहते हैं नेशनल पीपल कांग्रेस। दे हैव द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट। इस पार्टी के पास में क्या होता है, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने की पावर इसके पास में होती है। इफ़ इट हैव नियरली 3000 पीपल इलेक्टेड फ्रॉम ऑल पार्ट्स। लगभग 3000 जो लोग हैं वो हर पार्ट से इलेक्ट किए जाते हैं। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। कुछ जो मेंबर्स होते हैं वो आर्मी के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। बिफोर कंटेस्टिंग द इलेक्शन द कैंडिडेट्स नीड्स द अप्रूवल चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन चाइना के अंदर एक जो पार्टी है जो मोस्ट पावरफुल पार्टी है जिसका नाम है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। कोई भी अगर पार्टी पार्टिसिपेट करना चाहती है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहती है, तो उसको अप्रूवल लेना पड़ता है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का। और जब तक चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी कोई भी अप्रूवल नहीं देती है, कोई भी पार्टी किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो पार्टी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो कैसी है, पावरफुल पार्टी है और इसके बिना किसी भी तरह का कोई भी इलेक्शन नहीं किया जा सकता। ओनली दोज हु मेंबर इन कम्युनिस्ट पार्टी और 8, बाकी लगभग छोटी मोटी 8 पार्टियाँ हैं और वो पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर है केवल वही इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। अदरवाइज जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट तो करती हैं लेकिन वो कभी भी किसी हालात में जीतती नहीं है। स्मॉलेस्ट पार्टीज एलाइड टू इट वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन हेल्ड इन 2002-2003। 2002 से 2003 में इसको अलाउ किया गया था। कहने का मतलब क्या है कि चाइना के अंदर जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट तो करती हैं लेकिन सरकार जो बनती है वो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है। अदरवाइज कोई दूसरी पार्टी वहाँ पर सरकार बना ही नहीं सकती। तो डेमोक्रेसी का सेकंड जो फीचर है हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर क्या है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए। तो चाइना के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि एक ही पार्टी कई सालों से गवर्नमेंट सरकार जो है वो बनाती आ रही है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लेंगे हम मैक्सिको का। तो मैक्सिको में क्या था, सिंस इट्स इंडिपेंडेंस, मैक्सिको बेसिकली जो था वो ब्रिटिश की कॉलोनी था।
मैक्सिको जो था बेसिकली वो ब्रिटिश की कॉलोनी था और 1930 के अंदर मैक्सिको जो था वो इंडिपेंडेंट हो जाता है ब्रिटिश से। और जब से ये इंडिपेंडेंट होता है, सिंस इट्स इंडिपेंडेंट इन 1930, मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। तो क्या हो रहा है वहाँ पर हर 6 साल के बाद में उसमें प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए वहाँ पर इलेक्शन किए जाते हैं। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर मिलिट्री रूल और डिक्टेटर रूल। मैक्सिको के अंदर ना तो कोई मिलिट्री रूल है और ना ही किसी भी तरह का डिक्टेटरशिप वहाँ पर है। फ्री इलेक्शन होते हैं वहाँ पर, इलेक्शन तो किए जाते हैं, बट अनटिल 2000 तक ऑल इलेक्शंस वाज वॉन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरीज पार्टी। 1930 से लेकर और 2000 तक एक ही पार्टी वहाँ पर इलेक्शन जीतती है। कौन सी पार्टी? PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरीज पार्टीज। ऑपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट द इलेक्शन बट नेवर विन द इलेक्शन। जो अपोजिशन पार्टी हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट तो करते हैं लेकिन वो कभी भी जीत नहीं। तो जो छोटी छोटी जो पार्टियां हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट तो करती हैं लेकिन वो कभी भी गवर्नमेंट या फिर सरकार जो है वो कभी भी नहीं बना पाती हैं। अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट द इलेक्शन बट नेवर विन द इलेक्शन। वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं लेकिन कभी भी वो जीत नहीं पाती हैं। द PRI यूज़ मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन। क्यों नहीं जीत पाती हैं? क्या रीज़न है इसका? क्योंकि जो PRI है वो बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स जो है वो यूज़ करती हैं पार्टी जो है वो इलेक्शन को जीतने के लिए। All those who employed in government offices had to attend its party meeting। क्यों? क्या करती है वो कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह हैं, उनको क्या करती है वो फोर्स करती है उसकी पार्टी मीटिंग को अटेंड करने के लिए। एंड टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल फोर्स पेरेंट्स टू वोट PRI। और जो स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको फोर्स किया जाता है PRI को वोट डालने के लिए। मीडिया इग्नोर्ड एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन पार्टीज एक्सेप्ट द क्रिटिसाइज दैम। और जो मीडिया, वहाँ की जो मीडिया है वो क्या करती है, वो इन अपोजिशन जो पार्टीज़ है उनको क्या करती है, क्रिटिसाइज करती है और उसकी एक्टिविटी को क्या करती है, इग्नोर करती है वो। Sometime the polling booths were shifted from one place to another place in the last time, which made difficult to the people cast their votes। और कभी कभी तो क्या होता है कि लास्ट टाइम पर जो पोलिंग बूथ है उसको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह क्या कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है, जिससे लोगों को वोट डालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। द PRI स्पेंड अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट्स। और जो PRI है वो क्या करती है भैया, अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए एक बड़ा अमाउंट जो है वो क्या कर देती है, ख़त्म करती है, स्पेंड करती है। डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर क्या कहता है? डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर कहता है अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी में अभी हमने चाइना का एग्जांपल देखा था, तो चाइना में बहुत सारी जो पार्टियां थी वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट तो कर रही थी लेकिन वहाँ जो गवर्नमेंट थी वो एक ही जो पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, वही गवर्नमेंट बना ली थी। सेम केस क्या है भैया मैक्सिको का है। मैक्सिको में भी यही हो रहा है कि जो दूसरी पार्टियां हैं उनको किसी भी तरह का मौका नहीं दिया जा रहा है और एक ही गवर्नमेंट क्या कर रही है, सरकार बना रही है, गवर्नमेंट बना रही है। तो मैक्सिको और चाइना के दोनों एग्जाम्पल से हमको समझ में आ रहा है कि क्या समझ में आ रहा है कि चाइना और मैक्सिको दोनों कंट्री में किसी भी तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर यही कहता है कि इलेक्शन शुड बी फेयर एंड फ्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सऊदी अरबिया, एस्टोनिया एंड फिजी। तो सऊदी अरबिया में क्या था, सऊदी अरबिया में 2015 में जो महिलाएं थीं उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को वोट डालने का अधिकार 2015 से सऊदी अरबिया में मिला है। एस्टोनिया मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रसिया माइनॉरिटी इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। एस्टोनिया में क्या होता था, एस्टोनिया मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी, कि जो लोग रशियन माइनॉरिटी के लोग हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वोट डालने के लिए एस्टोनिया के अंदर। ऐसे ये कंट्री फिजी में क्या होता है, जो इलेक्टोरल सिस्टम सच दैट द वोट एंड इंडिजीनियस फिजी, जो इंडिजीनियस फिजी हैं उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू इंडियन फिजियन के। कहने का मतलब क्या है कि थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या कहता है,
थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है कि इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट हैव वन वैल्यू, कि हर जो एडल्ट सिटीजन है उसको वोट डालने का अधिकार है, उसका एक वोट होता है और हर वोट की जो वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। लेकिन फिजी में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जो इंडिजीनियस फिजी हैं उनके वोट की वैल्यू भैया ज़्यादा है कंपेयर टू इंडियन फिजियन के, इनके वोट की वैल्यू जो है वो कम है। तो कहने का मतलब है इन तीनों कंट्री में भी कहीं से कहीं तक हमको डेमोक्रेसी नज़र नहीं आती है। अगर हम बात करें जिम्बाब्वे की,